तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन का पाठ नंबर 2। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है एकल स्वामित्व। इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण किया जाने वाला व्यवसाय लाभ भी होते हैं और वह जोखिम भी अकेले उठाता है। ये है एकल स्वामित्व की परिभाषा। जैसे कि मान लीजिए आपका एकल स्वामित्व का अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा संभाला गया व्यवसाय। तो उसमें उसका लाभ भी उसका अकेले का होता है और हानि भी उसकी अकेले की होती है। अब आती हैं इसकी विशेषताएं। नंबर 1, गठन और बंद करना आसान, कानूनी औपचारिकता न्यूनतम। अब चूंकि इसमें एक ही मालिक होता है व्यवसाय का पूरे का, तो इसे इसका गठन करना और इसे जब चाहे हम बंद कर सकते हैं, ये बहुत आसान होता है। इसमें कानूनी औपचारिकताएं भी बहुत कम होती हैं। असीमित दायित्व व्यवसाय का घाटा मालिक को निजी संपत्ति को प्रभावित कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपने माल भर लिया 10 लाख का, अकेले जने नहीं, तो और आपने लोन लिया या कुछ भी करके 10 लाख का माल भर लिया, अब आप पे वो बिका नहीं, आपको हो गया नुकसान। तो भैया आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से ये घाटा हो सकता है आपको। नंबर 3 आता है पॉइंट इसका, निर्णय लेने में स्वतंत्रता और गोपनीयता। तो निर्णय लेने में आप अकेले जने हो, अब आप निर्णय लेने में जल्दी भी कर सकते हो, आपकी आज़ादी है, आप जल्दी करो देर से करो, और गोपनीयता रहती है, किसी को पता नहीं चलती। व्यवसाय और मालिक का कानूनी पुष्टि से कोई पृथक अस्तित्व नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आएंगे आपके लाभ। ये थी आपकी विशेषताएं। शीघ्र निर्णय लाभ, एकल रूप से प्राप्त गोपनीयता बनी रहती है, सरल प्रारंभ और बंद करना। इसका लाभ ये है, आप जल्दी से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, और इसे मतलब जब मर्जी आपकी चला सकते हो, जैसे चाहे चला सकते हो। ये आपके ऊपर है, क्योंकि एक ही व्यवसाय, एकल व्यवसाय है, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी चला सकते हो। इसकी हानियां भी हैं कुछ। इसकी हानियां: सीमित पूंजी, स्थायित्व का अभाव, असीमित दायित्व, प्रबंधन कुशलता की कमी। अब सीमित पूंजी, अब आप एक ही जने हो, कितनी ही पूंजी इकट्ठी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और स्थायित्व का अभाव, अब एक ही जना है तो मतलब आपको फिर रुकना पड़ेगा, आप कहीं नहीं जा सकते व्यवसाय से अलग। असीमित दायित्व, अब आप पे ज़्यादा लोन चढ़ जाए तो वो सारा लोन आपको अकेले चुकाना पड़ेगा, दैट इज असीमित दायित्व। प्रबंधन कुशलता की कमी, अब आप एक ही जने हो तो आप क्या क्या संभालोगे, अंदर बाहर, मतलब सब चीज़ संभालनी पड़ती है फिर व्यवसाय में आपको अकेले को ही। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। 1956 के अनुसार इसकी परिभाषा है, हिंदू उत्तराधिकारी कानून के अंतर्गत परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित व्यवसाय जिसमें कर्ता द्वारा प्रबंधन किया जाता है। सभी सदस्य जन्म से संगठन में शामिल होते हैं। अब यह है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो इसमें आपका पूरा पूरा का पूरा परिवार मान लीजिए व्यवसाय का होता है, जैसे फैमिली बिजनेस टाइप कहते हैं ना, फैमिली बिजनेस। और इसमें जो लेता है जब से बच्चा, तभी से उसका वो हो जाता है उत्तराधिकारी। इसकी विशेषताएं हैं कुछ, कर्ता असीमित दायित्व उठाता है, अन्य सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं। अब जिसने इस बिजनेस को खोला है, घर में जो मुख्य सदस्य है, सबसे बड़ा जो होगा, जो बाबा होंगे या पिताजी होंगे या ताऊ जी होंगे, तो वो होता है असीमित दायित्व उठाता है वो। मतलब अगर बिजनेस में ज्यादा घाटा हो जाता है, लोन चढ़ जाता है, तो उस हिसाब से सिर्फ उस आदमी के नाम जो जो संपत्ति होगी वो सब बेच दी जाएगी, मतलब जब तक उसका लोन नहीं उतारा जाता। बाकी सदस्य इसमें असीमित दायित्व में नहीं आएंगे। ठीक है, और संगठन का संचालन परिवार की सहमति से चलता है। अब संगठन में मान लीजिए कुछ कर्मचारी बढ़ाने हैं, घटाने हैं, किसी को निकालना है, तो पूरी परिवार की सहमति होनी चाहिए। उसके बाद आती है सदस्यता, जन्म के आधार पर होती है। अब अगर किसी छोटे से छोटे बच्चे का जब भी जन्म होता है, तो वो सदस्य बन जाता है तभी से। इसका लाभ है, पारिवारिक स्थायित्वकर्ता द्वारा एकीकृत निर्णय, सदस्यों की सीमित जवाबदेही, विश्वास व सहयोग का वातावरण। इसमें कर्ता द्वारा एकीकृत निर्णय, मतलब कर्ता जो निर्णय लेगा वो सब घर वालों को मानना पड़ेगा, या मतलब जब तक घर वाले सहमत नहीं हो जाते, जब तक वो कभी भी लागू नहीं किया जा सकता। और सही, और क्योंकि अब परिवार वाले हो तो संयोग का वातावरण रहता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, विश्वास व सहयोग का वातावरण। अब इसकी कुछ हानियां भी है, जो लाभ है तो पूंजी सीमित कर्ता पर आभारी, पूंजी सीमित कर्ता पर अधिक भार, बाहरी प्रतिभागियों को शामिल करना मुश्किल। अब चूंकि कर्ता के कहने पर जाती चीज होती है, तो पूंजी भी सारी कर्ता के ऊपर ही आती है, और बाहरी भी कोई प्रतिभागी इसमें शामिल करना मुश्किल है। बाहरी कोई प्रतिभागी शामिल नहीं हो सकता है इसमें, साझेदार टाइप। अब तीसरी वही आ गई हमारी साझेदारी।
साझेदारी की परिभाषा भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के तहत दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ साझा करने हेतु व्यवसाय करते हैं। उन्हें जोखिम प्रबंधन और निर्णय निर्माण में हिस्सेदारी होती है। तो यह साझेदारी की परिभाषा। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। सामान्यतः 2 से 50 सदस्य। अब सरकार द्वारा इसमें सामान्यतः 2 से 50, न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 सदस्य ही रह सकते हैं। पार्टनरशिप डीड यानी लिखित समझौता आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है पर आवश्यक है। ये आपके ऊपर है, आप करो मत करो, मगर आवश्यक होता है जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आएगी सभी पार्टनर्स असीमित दायित्व से हिस्सेदार होते हैं। इसमें सभी पार्टनर्स असीमित दायित्व के हिस्सेदार होते हैं। लोन बढ़ने या दिवालिया घोषित हो जाने की स्थिति में सभी लोगों को अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ सकती हैं। प्रबंधन साझा निर्णय आम सहमति से और व्यवसाय की निरंतरता डीड द्वारा निर्धारित। ठीक है, तो इसके बाद आएंगे इसके प्रकार। सबसे पहले आएगी सामान्य साझेदारी, सीमित साझेदारी, सक्रिय और निष्क्रिय पार्टनर, होल्डिंग या पार्टनर तथा एस्टोपल आदि। अब इसके लाभ देखते हैं। पूंजी और ज्ञान, अधिक जिम्मेदारी, विभाजित सरल प्रबंधन। अब इसमें पूंजी भी ठीक ठाक मिल जाती है, ज्ञान भी अधिक होता है, ज़्यादा लोग होंगे जितने जितने ज़्यादा लोग होंगे जिम्मेदारी उतनी कम होंगी, जिम्मेदारी विभाजित हो जाती है और इसमें प्रबंधन करने में भी आसानी रहती है। अब लाभ हैं तो हानि तो होंगी होंगी। मतभेद का जोखिम, अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा मतभेद होंगे अलग अलग। तो मतभेद का जोखिम, असीमित व्यक्तिगत दायित्व, भागीदारी सीमित होती है। ठीक है, तो इसके बाद आएगी सहकारी संस्था 1912। इसकी परिभाषा है एक स्वैच्छिक संस्था जहां सदस्य अपनी मान्यता सामान्य आर्थिक लाभ के लिए मिलकर कार्य करते हैं। एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत होता है। दायित्व अवसर सीमित होता है। इसकी विशेषताएं होती है लोकतांत्रिक नियंत्रण, हर सदस्य को समान वोट अधिकार, सीमित दायित्व, सदस्य लाभ के लिए गति, अक्सर सरकार द्वारा सदस्यता प्राप्त। इसके लाभ है सामाजिक उद्देश्य, सदस्य प्रेमी प्रबंध प्रजाति, सरकार से लाभ। इसकी हानियां भी हैं धीमी निर्णय प्रणाली और कम लक्ष्य प्रबंधन। इसके उदाहरण है अमूल कंपनी या सहकारी बैंक तरह की। संयुक्त पूंजी कंपनी आती है। इसके बाद इसकी परिभाषा है एक कानूनी इकाई जो स्वयं धारकों द्वारा स्वामित्व की जाती है, जिसका प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा होता है। कंपनी का अस्तित्व मालिकों से अलग होता है। इसकी विशेषताएं अलग कानूनी अस्तित्व और नंबर 2 सीमित दायित्व, पूंजी शेयरों के रूप में प्राप्त होती है। पूंजी शेयरों के रूप में प्राप्त होती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन, शेयरों का ट्रांसफर संभव, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होना दोनों प्रकार की। इसके लाभ हैं वंश पूंजी जुटाना, शेयरधारकों की सीमित जवाबदेही और व्यवसाय का स्थायित्व। इसकी हानियां हैं गठन और संचालन की कानूनी लागत, अधिक निर्णय धीमा। उसके उदाहरण है रिलायंस और टाटा कंपनी। तो आज का दूसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है। इसमें से हमने द्वितीय पार्ट में से सारी मेन मेन चीजें जो है हमने इसमें रख ली थी। अब इसके बाद आपको द्वितीय पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगा तीसरा पार्ट। धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।